तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं शंकर कुमार एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्मेटजेक्स के सीडी प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी अपने बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं आपके क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर का, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी एक सेशन आज हमने लिया है, ये है सेशन नंबर 2। और मैक्सिमम 3 सेशंस हम लेते हैं अपने बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर किसी भी चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए। कोशिश तो करते हैं हम 2 ही सेशंस के अंदर कंक्लूड करने की, जहां पे हम कंटेंट भी देख लेते हैं, टॉपिक्स को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, बड़ा भी मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है होनी। तो इसीलिए थोड़ा सा हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं 3 सेशन में से कवर करूँगा। आज का सेशन यहाँ पे जो अभी लेने वाले हैं, हम वहाँ पे भी फिर से देखेंगे उन्हीं सभी चीज़ों को जो कि अब तक हमने पढ़ा है, फिर आगे बढ़ेंगे। कल का जो सेशन होगा वहाँ पे हम इसे कंक्लूड करेंगे बाय डिस्कसिंग क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस और फिर आपके सैंपल पेपर्स। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने क्या-क्या पढ़ा है अपने इस चैप्टर के अंदर। या तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था ये डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था जहां पे आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर का समरी हमने आपको दे दिया था। जस्ट अ मिनट। हाँ, पूरे चैप्टर का हमने समरी दे दिया था। और उससे पहले आपको बताया था कि अपने क्लास 12 के इस बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए अब तक हमने क्या-क्या चैप्टर्स कवर किए हैं, कौन-कौन से किए हैं, कौन-कौन अभी होने बाकी हैं। तो पहले 2 चैप्टर्स का डिस्कशन आपने देखा है, हमने कर रखा है विद क्वेश्चंस, पूरा कंप्लीट किया हमने। आज हमने स्टार्ट किया है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसे हम एक लाइक एक और सेशन लेके, इसके अलावा जो अभी का सेशन चल रहा है इसके अलावा एक और सेशन लेंगे, फिर इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये है पूरे चैप्टर का समरी। सबसे पहले आपने देखा था कि हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर वहाँ के लोग और जो कि कंज्यूमर माने जाते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, दो ही एंटिटी, टू सेक्टर मॉडल की अगर हम बात करेंगे, टू मॉडल वाली इकोनॉमी की बात करेंगे और कोई तीसरा एंटिटी अगर नहीं है, ठीक ना, तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि हमारा जो डिमांड है वो हमारे सप्लाई के बराबर होगा, जो हमारा कंजम्पशन है वो बराबर होगा हमारे प्रोडक्शन के बराबर, ठीक है ना। जो कंजम्पशन है हमारे पास वो सप्लाई के बराबर होगा, हमारे डिमांड के बराबर होगा। तो उसी का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे टोटल कंजम्पशन क्या है, और जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ता है। तो वहां पे आपने देखा था कि ये लीनियर रिलेशन लाइक हमें देता है, कंजम्पशन के बारे में जानकारी देता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि था C इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई। और यहाँ पे ये सारे जो आप देख रहे हो अल्फाबेट्स, इसके अलग अलग क्या थे, मीनिंग थे। ये जो कैपिटल सी है ये देता है हमारे पास टोटल कंजम्पशन। और उसके बाद आप बात करो सी बार की, जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जहाँ पे वो डिपेंड नहीं करता, वो सारे कंजम्पशन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन लाइक इनकम। फिर हमने बात की थी सी की, ये वो रेट ऑफ चेंज है कंजम्पशन के अंदर जब हमारा इनकम बढ़ता है, राइट। जब इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से आपने देखा कि हमारे लिए ये एक तरीके का क्या है, कांस्टेंट है, जिसे आप बोलोगे मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, ठीक ना। और ये एसोसिएटेड है किसके साथ, बाई के साथ। तो इनकम जब बढ़ रहा है तो उसी रेट से देखेंगे आप हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो ऐसे कंजम्पशन जो कि हमारे पास इनकम के द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं वो कहलाएंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन और जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल कंजम्पशन। कंजम्पशन के अलावा देखेंगे फर्म्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल दर साल क्या करते हैं, वो चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी टूल्स में। इसके अलावा आप अगर कोई मशीन यूज कर रहे हो तो उसमें वियर एंड टियर, डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आते हैं। तो वहां पे भी आपको मान के चलिए कि हर साल एक तरीके का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड हो गया, वो भी आपका इनकम बढ़े चाहे नहीं, नेशनल इनकम बढ़े या चाहे नहीं। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लो, हर हालत में चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का लोन, क्रेडिट कुछ बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। हर हालत में आपको ये सारे इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे। इसीलिए इसे मान के चलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वह अब हम क्या करेंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब हम मर्ज कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा डिमांड। अब उसे हम एग्रीगेट डिमांड के फॉर्म में पढ़ रहे थे, राइट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, यहां से आपने बात की थी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड से आगे जब हम बढ़ते हैं
तो हमने बात की थी इक्विलिब्रियम की, कैसे एग्रीगेट डिमांड सस्टेन होता है एग्रीगेट सप्लाई के साथ और इक्विलिब्रियम लाता है और वहां पे टोटल इनकम के वो बराबर हो जाता है, ठीक ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी मल्टीप्लायर की, कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हो, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हो तो आप देखेंगे पूरे इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें दिखता है, बहुत बड़ा चेंज दिखता है। अगर 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप अंतर कर रहे हो हर बार, आप देखेंगे वो हमारे पास इनकम के फॉर्म में ज्यादा ही दिखाता है हमारे लिए लाइक इंपैक्ट, ठीक ना। ये चीजें हम देखेंगे आज। और पैराडॉक्स सिर्फ जहां पे बात करते हो थ्रिफ्ट की, जहां पे हर कोई चाहता है कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें, ज्यादा से ज्यादा वो पैसे को क्या करे, किफायती लेवल पे क्या करे, सेव करके रखे, खर्च कम से कम करे। तो कैसे अगर खर्च कम करते हैं आप तो हमारा मार्केट ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है। ये चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्या, हमारा एक पूरे चैप्टर का समरी। फिर आगे बढ़ते तो हमने एक एक करके चीजों को डिस्कशन करना शुरू किया था। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हम यहाँ पे इनकम की बात करें और स्पेंडिंग की बात करते हैं। तो इनकम और स्पेंडिंग की बात करते हो आप, तो इनकम और स्पेंडिंग हमारे लिए क्या है भाई, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। यूजुअली इनकम is proportional directly proportional to what, consumption. Some of the consumptions will not depend upon income, तो वो कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इनकम को आप दिखा रहे हो किससे, बाई से, तो यहाँ पे और कंजम्पशन को दिखा रहे हो सी से। दैट इंप्लाइज आप, हाँ दैट इंप्लाइज, अगर यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया हूं, कंजम्पशन इधर कर देता हूं। कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनकम। हाँ करेक्ट ना। और यहां पे अगर आप देख रहे हो कंजम्पशन को आप रिप्रेजेंट करो किससे, सी से, और इनकम इज वाई। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल सी इंटू वाई। और ये जो सी है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये आपके पास है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, वो कंजम्पशन जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंजम्पशन हमारे इनकम के ऊपर। तो ये हो गया सी आई, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली सी आई विच इज इक्वल टू एमपीसी। और ये सी हमारे पास क्या, एक तरीके का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे बोलते हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना, करेक्ट। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और बाई हो गया हमारे पास टोटल इनकम। तो इतना अगर आप देख लो तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे ये काम करता है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन। आपने यहां पे देखा कि एक कंजम्पशन तो हमारे पास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, तो आपने निकाल लिया इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है। अब यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ते हो तो एक ऐसा भी कंजम्पशन था जो कि डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो वो है हमारे पास सी बार। सी बार ये वो कंजम्पशन है ऑटोनोमस consumption which does not depend upon what, our like income। तो ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, टोटल इनकम यहां से डिफाइन कर सकते हो, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, टोटल इनकम इक्वल टू ऑटोनोमस, टोटल इनकम नहीं, टोटल कंजम्पशन यहां से निकाल रहे हो, टोटल कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन और फिर ऑटोनोमस सॉरी इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दोनों को ऐड कर दोगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या था वो हमारे पास, उसका फॉर्मूला था C इक्वल टू सी बार प्लस सी बाई। इसको हम आगे कर देते हैं ताकि आपको यहां से पता चल जाए, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया और इसका ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका ग्राफ। अब यहां से बात करते हो कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे किसी भी नेशन के अंदर उसका इनकम। तो यहाँ पे मान के चलते हैं सेट्रस पेरेबस का कॉन्सेप्ट। सेट्रस पेरेबस क्या होता है कि कोई और तीसरा पॉइंट है ही नहीं, दो ही एंटिटी हैं, एक तो फर्म और दूसरा हो जाता है हमारे पास हमारा क्या बोलते हो, हाउस होल्ड। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो है गवर्नमेंट, और वहां पे गवर्नमेंट या फिर बैंकिंग की बात करते हो तो उनको मान के चलते हैं हम एक कांस्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले नहीं करने वाले हैं। सो राइट,
लाइक सेट्रेस पेरिबस की बात करोगे तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और इक्वल। लाइक वो अदर थिंग्स कौन कौन से भाई? द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स आर फिक्स्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट। अब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो बाहर के यही दो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, हम इनको कंसिडर कर रहे हैं फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड है भाई, तुम्हारे पास क्या हो गया? सिर्फ प्रोड्यूसर हो गया और कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस, कंज्यूमर विल कंज्यूम, राइट? मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, प्रोड्यूसर वहां पे क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, किसके लिए? मशीनरी टूल्स के लिए, राइट? और इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, राइट? तो ये हो गया यहाँ पे हमारे लिए पूरा पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा था एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट, ये भी हमने कवर कर रखा है। फिर यहाँ पे पूरा इक्वेशन आ गया कि हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है तो दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विथ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो टोटल कंजम्पशन को आपने देखा था, ये था हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये था हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, एक तरीके का कांस्टेंट जो कि इंड्यूस्ड जो हमारा होता है कंजम्पशन उसको बताता है। फिर हमारे पास सी बार प्लस सी इंटू वाई करते हो तो हमारा निकल के आ जाता है टोटल कंजम्पशन, ठीक ना? फिर ये जो C है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इनकम। बाय इज व्हाट? इनकम। दो अलग अलग टाइम फ्रेम में C1 टाइम में हमारे पास इनकम बढ़ जाता है, ये था C0 जो हमारे पास इनिशियल फेज में था, सॉरी कंजम्पशन। C1 जब हमारे पास कंजम्पशन था तो वो उस वक्त इनकम हमारे पास हो जाता है बाय 1। इनिशियल फेज में जो इनकम था वो बाय नॉट था, और उस रिस्पेक्ट में आप देखेंगे अगर कंजम्पशन तो वो है C0। तो यहाँ पे C1 माइनस C0 विल बिकम डेल्टा C, बाय 1 माइनस बाय नॉट बन जाएगा डेल्टा बाई। और यहां से यही हमारे पास क्या देता है? हमारा प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये सारे पॉइंट्स हमने रख दिए हैं आपके सामने। फिर आगे बढ़ते हो तो हम इसे क्या कर रहे हैं? ग्राफ के जरिए इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ग्राफ के जरिए अगर आप इसे देख रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या हो जाता है? काफी आसान हो जाता है। अगर यहां पे देखते हो, हाँ यहां पे अगर देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि दिस स्मॉल सी एमपीसी जो कि कांस्टेंट था वो हमारे लिए हमारा क्या है? स्लोप है यहाँ पे, ठीक ना? एमपीसी इज स्लोप, और यहाँ पे ये हमारे पास कंजम्पशन हो गया और ये हो गया इनकम। आपने पहले देखा था कि कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इज मेड अप ऑफ व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो फिक्स है, चाहे आपका इनकम बढ़े चाहे नहीं हो, चाहे नहीं, वो मैटर ही नहीं करता, आपका वो फिक्स है। तो ये कंजम्पशन जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, वो डिपेंड नहीं कर रहा आपके इनकम के ऊपर, वो क्या कहलाता था? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन में आप इंड्यूस कंजम्पशन ऐड करोगे तो आपका टोटल कंजम्पशन निकल के आता है। तो पहले से आपके पास क्या आ गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर इसमें आपने क्या किया? इंड्यूस कंजम्पशन ऐड किया। इंड्यूस कंजम्पशन के लिए आपने फॉर्मूला क्या देखा था? स्मॉल सी इंटू वाई, टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एमपीसी। तो एमपीसी इज लाइक अ स्लोप, यहां पे आप देख रहे हो ये हमारे पास हो गया एमपीसी इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप, और यहां से आपने ये टोटल निकाल के लिए आया क्या? ये हो गया हमारे पास हमारा टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड हो गया। चलिए ये आपने देख लिया। यहां पे आपने इमेजिनिया कंट्री के अंदर एक छोटे से इक्वेशन के जरिए इसका वैल्यू निकाल लिया। चलिए आई होप कि अब ये क्लियर हो गया है। फिर आगे बढ़ते हो भाई साहब, फिर आगे बढ़ते हो तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? पिलर 2 वो है इन्वेस्टमेंट। आपने देखा था कि कंज्यूमर विल कंज्यूम और इन्वेस्टर विल प्रोड्यूस, बट सेम टाइम इन्वेस्टर आल्सो हैज टू इन्वेस्ट समवेयर। लाइक सॉरी मैन्युफैक्चरर जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उन्हें भी क्या करना है? कभी कभी इन्वेस्ट करना है। कहां पे? वो भी फिक्स्ड है, हर साल उनको इन्वेस्ट करना है, और वो क्या कहलाता है भाई? हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो फिर चूंकि इन्वेस्टमेंट हर हालत में आपको करने हर साल, चाहे आपका मार्केट का इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, नेशनल इनकम कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता, हर हालत में आपको करने हैं। तो वहां पे आपने बोला था कि इन्वेस्टमेंट विल बिकम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वेयर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? नेशनल इनकम एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक और क्रेडिट इफ यू आर गोइंग टू टेक लोन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। अब हमारे पास टोटल अगर बात करते हो एक्सपेंडिचर की, तो आप क्या करोगे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हो तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाता है एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन जब कंज्यूमर करता है तो वहां पे अल्टीमेटली मनी क्या करते हैं? वो स्पेंड कर रहे हैं। इन्वेस्टर भी अगर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो क्या करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्रोड्यूसर, वो भी क्या करते हैं? हर हर साल उनके पास जो मशीनरी टूल्स उसमें क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो फिक्स्ड है, चाहे आप लोन लो चाहे नहीं, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे या बढ़े, आपको हर हालत में क्या करना है? वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट वैसे केसेस में डिपेंड नहीं कर रहा है नेशनल इनकम के ऊपर, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। तो यहां से दोनों जब आप ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या? टोटल एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या था भाई? आपने बात की थी कंजम्पशन की और फिर इन्वेस्टमेंट की।
कंजम्पशन के लिए आपने फॉर्मूला निकाला है भाई, क्या सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, और आई ही क्या है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। दोनों को आप ऐड कर दो, फिर अरेंज कर दो, सी बार और आई बार को एक जगह लेके आ जाओ, स्मॉल सी इंटू वाई को एक जगह कर दो, सेपरेट कर दो। ये सी बार प्लस आई बार आपका क्या निकल के आ जाता है भाई, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर पूरे इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो कंज्यूमर लेवल पे हो, चाहे हमारे मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर लेवल पे हो। टोटल आपने देखा कि हमारे पास निकल के आ गया टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, उसके बाद यहाँ पे आपने लगा दिया क्या, सी वाई। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले आपने देखा था हमारे पास ये ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ पे था, यहाँ पे गौर कीजिएगा ये हमारे पास था ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको लेके आपने प्लॉट कर रखा है ऑलरेडी इसको। अब यहाँ पे सी बार के अंदर अगर आई आप ऐड करते हो, इन्वेस्टमेंट ऐड करते हो, तो क्या निकल के आ जाता था आपका, निकल के आ जाता था एडी। क्या था वो भाई, एडी। गौर कीजिएगा, सी बार, ये जो सी बार है इसमें आई ऐड करते हो तो क्या निकल के आ जाता है भाई, आपका ए बार निकल के आ जाता है। और वो ए बार क्या है, एग्रीगेट डिमांड का क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है, उसका पैरामीटर है जिसके ऊपर एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करता है, और वो क्या है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये एक्सिस आपको दिखा रहा है एक्सपेंडिचर, जो कि क्या है आपका स्पेंडिंग। फिर आपने क्या किया, जो सी बार था आपका, सी बार तो आपने पहले भी निकाल रखा है, वो था, वो तब आप यूज करते जब टोटल कंजम्पशन निकाले तो सी बार के हिसाब से टोटल कंजम्पशन आपका क्या निकल के आ रहा था, सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई। अब दूसरा आपके पास है सी बार में आपने आई ऐड किया तो आपका क्या हो जाएगा, ए बार निकल के आता, तो इसी एक्सिस पे ए बार निकल के आ गया। सी बार में आपने ये जो एक्सटेंड देखा है ये आई है, आई क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। तब हमारे पास ए बार निकल जाएगा। ए बार जब निकल जाएगा उसके पास ये स्लोप है, यहाँ पे ये जो स्लोप, जैसे यहाँ पे ये स्लोप सी है, उसी तरीके से यहाँ भी आपका स्लोप सी है, स्मॉल सी, जो कि है आपका एमपीसी। तो इस हिसाब से अगर ए बार पता चल गया आपको, स्मॉल सी पता चल गया, और ये इन्वेस्टमेंट आपका इनकम है, तो आपने क्या निकाल लेना, एडी इक्वल टू ए बार प्लस सी बार निकाल लिया। ये हो जाएगा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड निकाल लिया आपने, किसको यूज करके, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को यूज करके। अब यहां पे समझने वाली बात होती है कि कुछ ऐसे फेजेस होंगे जहां पे जो भी हम शुरू से मान के चल रहे हैं, जैसे सेट्रस पैराबिस के केस में हमने मान के चला कोई तीसरा एंटिटी आई नहीं, जो चीजें वेरिएशन कॉज करेगी इकोनॉमी के अंदर उसको मान के चलते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट है। लाइक आपने बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, नेशनल इनकम हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, अल्टर नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टैटिक है। तो ऐसे केसेस में दो ही एंटिटी बच जाती है, कंज्यूमर और दूसरा हो जाता है हमारे पास कौन, प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर के हिसाब से या फिर प्रोड्यूसर के हिसाब से दोनों के लेवल पे आपने एक्सपेंडिचर निकाल लिया, जिसे आपने बोला एग्रीगेट डिमांड। वही ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के जरिए आपने क्या निकाला, एग्रीगेट डिमांड निकाला। अब एग्रीगेट डिमांड अगर हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, आप समझिए मेरी बात, आपने शुरू से मान के चला कि दो ही एंटिटी है भाई, आप दो ही एंटिटी की बात करो, एक हमारे पास कंज्यूमर है और एक हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, आप मेरी बात समझ रहे होगे, जितना कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। इसका वाइस वर्सा भी आप समझ सकते हैं, कभी कभी कंज्यूमर उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे जितना प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो वैसे केसेस में आप देखोगे जो एग्रीगेट डिमांड हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। और समझने वाली बात यह है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स अपॉन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज आवर नेशनल इनकम। और इसके जरिए आप आराम से क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम मिला सकते हो। यहां पे आप ये एक्सेस देखिए, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारे पास है क्या, इनकम। इनकम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये जिस रफ्तार से इनकम बढ़ रहा है उसी रफ्तार से अगर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिस रफ्तार से हमारा इनकम बढ़ रहा है उसी रफ्तार से अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो इसके लिए अगर आप क्या करो, एक जैसे आप यहां पे बाई इक्वल टू आपने निकाला था ना, जैसे आपने निकाला था ए डी इक्वल टू क्या था, ए बार प्लस स्मॉल सी इंटू बाई, राइट। आपने ये देखा यहां पे हमारे पास सी है ही नहीं, सी अगर हमारे पास जीरो हो जाता है, ये सी जीरो हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एडी इक्वल टू ए बार हो जाएगा। गौर कीजिएगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, और इसको ऐसे समझिए एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार प्लस ए बार, सॉरी सी बार प्लस आई बार। समझ रहे मेरी बात, मतलब यहां पे ये एमपीसी क्या हो गया, जीरो हो गया। एमपीसी जीरो हो गया तो ये स्टार्ट कहां से हमारा हो रहा है भाई, बिल्कुल ऑरिजिन पॉइंट से हमारे पास डेवलपमेंट, हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो स्टार्ट हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड चूंकि इनकम के साथ एकदम सेम लेवल पे बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप किसी भी लेवल पे इनकम को देखोगे तो उस लेवल पे जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड रहेगा उसका वैल्यू भी सेम रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम बात करते हैं tan थीटा की, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बात करोगे तो आप एडी अपॉन हमारा इनकम आ जाएगा।
तो हर केस में आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल निकल के आ रहा है, कहीं पे भी चले जाओ, वो स्लोप जो आ रहा है हमारे पास सी का, वो 45 डिग्री ही है हमेशा। यहाँ पे अगर ये जीरो हो जाता है भाई, तो हमारे पास ये पूरा इनकम ही जीरो हो गया। तो इनकम को हमें जीरो नहीं करना, हम ये ध्यान रख के चलना कि हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो, 1 हो, इसका वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे क्या करो, सी इक्वल टू आप 45 डिग्री लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा वैल्यू tan 45 पे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जा रहा है, हमारे पास नेशनल इनकम के बराबर हो जा रहा है, और यही हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा इस फेज में हम क्या बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की। इस फेज में हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब आगे बढ़ते हो आप, तो इक्विलिब्रियम को हम एग्रीगेट डिमांड के साथ प्रैक्टिकल वे में, आपने एक्स आंटे एक्स पोस्ट की बात कर ली। एक्स आंटे के केस में आप एक पोस्टुलेट्स दे रहे हो, हाइपोथेसिस दे रहे हो, वहां पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। पर अगर हम बात करें कि वहां पे कैसे आप अपने इस इक्विलिब्रियम को एक्स आंटे को एक्स पोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि पोस्ट तो हमेशा जो होता है वो चेंज होने वाला रहता है, क्योंकि वो आप वहां पे कर्म कर रहे हो और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। बहुत रेयरली होगा कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, जो कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल। ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, ये बिल्कुल ही क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये सिर्फ पेपर पे ही काम करता है, रियल लाइफ में इसका कोई एक्सिक्यूशन नहीं है, कोई इसका वैल्यू नहीं है। पर फिर भी मान के चलिए कि अगर बराबर है, तो जो हमारा एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड था एक्स आंटे, वो कैसे बिहेव करेगा, वहां पे आप इक्विलिब्रियम कैसे हासिल करोगे। तो आपने पिछला वाला ग्राफ देखा था, यहां पे आपने पिछला वाला ग्राफ देखा था, ये जो ग्राफ देखा, ये इसको ध्यान में रखेंगे। ए बार आपने निकाला है, ये हो गया हमारे पास ए बार भाई साहब, ये ए बार हो गया। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सी बार भी लिख दिया। ए बार यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया। ए बार से नीचे आपने पहले देखा था कि सी बार था, सी बार में आपने आई बार ऐड किया था, तो आपका ए बार निकल के आ गया था। सी बार क्या था आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ए बार क्या था, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब चलिए, हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की इसलिए जरूरत हो रही है क्योंकि हम निकाल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। ए बार के साथ अगर देख रहे हो तो हमारे पास स्लोप क्या है भाई, सी हमारे पास एमपीसी है। और यहां पे अगर आप देख रहे हो तो इसका टोटल इक्वेशन हमारे पास क्या रहा था, लीनियर इक्वेशन क्या रहा था, एड इक्वल टू ए बार प्लस स्मॉल सी वाई। ये आपने देख लिया एग्रीगेट डिमांड का। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अभी अभी आपने इससे पहले इक्विलिब्रियम वाला फेज देखा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या था, हमारे पास कांस्टेंट था, बिल्कुल लाइक एग्जैक्ट, सॉरी एग्रीगेट डिमांड जो था वो इक्वल था किसके साथ, इनकम के साथ। एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गया था इनकम के साथ। तो वहां पे उसका आपने प्लॉट किया था ग्राफ, तो ये था 45 डिग्री वाला, ये 45 डिग्री वाला था। तो वो पॉइंट जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम वाला जो फेज था एग्रीगेट डिमांड का, इंटरसेक्ट करेगा हमारे पास एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को, वो क्या कहलाएगा, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वो इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे बाई एक्सिस को जो जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो बाई स्टार हो गया, जहां पे एग्रीगेट डिमांड के ऊपर ये इंटरसेप्ट कर रहा है वो एडी स्टार हो गया। और ये हमारे पास दे दिया हमें स्लोप, जिसके जरिए आप निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड के साथ इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो इक्विलिब्रियम अकर्स एट पॉइंट टी वेयर द एग्रीगेट डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, sorry, the intersect the 45 degree line, right? At this specific level of income, by a star, the total amount that households and firms plan to spend is exactly equal to the total amount of output being produced. जितना आप कंज्यूम करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आप प्लान कर रहे हो, आप बात कर रहे हो एक्स आंटे की। ध्यान रखेंगे ये सारे एक्स आंटे कॉन्सेप्ट है जो कि आप सिर्फ सोच सकते हो, एग्जीक्यूट करने के बाद आउटकम्स हमेशा चेंज रहता है। हमेशा आपने देखा है कि जो आप सोच रहे हो ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ऐसे केसेस में ये सिर्फ आपका एक पोस्टुलेट है, हाइपोथेसिस है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होने वाला। बट फिर भी क्या होने वाला वो तो हम देख लिख के चलेंगे। तो ये आपने देखा कि मान लो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम लाना रहे तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके जरिए कैलकुलेट करेंगे। सो देयर आर नो अनइंटेंडेड चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड द सिस्टम इज स्टेबल एंड ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखेंगे ये इक्विलिब्रियम वाले फेज में आपने देख लिया। चलिए, अब यहां पे आप इक्वेशन निकाल रहे हो। आपने अभी भी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम केस में इनकम, जो टोटल इनकम रहता है हमारे पास, किसके बराबर हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाता है। एडी इक्वल टू क्या था भाई, ए बार प्लस सी बाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, आप क्या कर लो, जो सेम वेरिएबल वाले हैं उसको एक साइड कर लो, तो बाई माइनस सी इंटू बाई हो जाएगा, इधर ए बार बच गया। अब बाई कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस सी इक्वल टू ए बार। यहां से एक पॉइंट और निकाल सकते हो, यहां से एक पॉइंट और निकाल सकते हो, गौर कीजिएगा, ये मैंने नहीं ध्यान दिया था उस वक्त। यहाँ पे आपने पहले ही पढ़ा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या था भाई, 1 था। एमपीसी स्मॉल सी, एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और वो था स्मॉल एस इक्वल टू 1।
अगर हमारे पास ये यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस सी, तो आप गौर करिए कि ए इक्वल टू क्या है भाई 1 माइनस सी। तो यहां से आप एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल, ये मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे आपको अप्रोचेज, बहुत सारे आपके एस्पेक्ट्स उस फॉर्मूला के आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे यहीं से आपको पता चल जाएगा, ये मेरे पास निकल के आ गया बाई इंटू एस, ये कैपिटल बाई है, कैपिटल बाई इंटू एस, 1 माइनस सी इक्वल टू क्या है भाई आपका बाई, सॉरी ये हो गया हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू ए बार, ठीक है ना। इस रिलेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से आप चाहो तो एस बार निकाल सकते हो, ए बार अपॉन टोटल इनकम, ये हो गया आपके पास एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पे ये रिलेशनशिप हमने यहां पे लिखा है, गौर कीजिएगा। इक्विलिब्रियम इनकम इज मल्टीपल ऑफ टोटल ऑटोनोमस स्पेंडिंग, ए बार, स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर, ध्यान रखेंगे। द साइज ऑफ दैट मल्टीपल डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी। यहां पे अगर इसी को देखो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस सी, ठीक है ना। ये जो एस है इसके बराबर क्या है 1 माइनस सी है, ये स्मॉल सी है, ठीक है ना भाई साहब, ये स्मॉल सी है। दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरीके से आप ये रिलेशनशिप अगर आप देख लेते हो तो आपको क्या आएगा, यहां से क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, और यहां से हम मल्टीप्लायर पहले देखेंगे कि कैसे अगर हमारा स्मॉल सी चेंज करता है थोड़ा थोड़ा, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट भी चेंज करते तो क्या सी, या फिर अगर हमारे पास हमारा जो एमपीसी वो कांस्टेंट है और इन्वेस्टमेंट अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे हमारे सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम अभी थोड़ा सा इसको समझ लें तो बाई स्टार क्या था, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड वाला क्या था, इनकम था, राइट। तो यहाँ पे ए वार अपॉन 1 माइनस सी हो गया। फिर बाई स्टार को आप क्या लिख सकते हो, सी बार प्लस आई बार, ए बार का वैल्यू कितना था, सी बार प्लस आई बार, और इसी को लिख सकते हो 1 माइनस सी, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास निकल के आ गया वो इनकम जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, किसके बराबर है, इनकम के बराबर है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। और फाइनली यहां पे आप देख रहे हो एक क्वेश्चन, स्ट्रेस टेस्ट 1, द मल्टीप्लायर इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने देखा कि हमारा इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो कई गुना हमारा इनकम चेंज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट जैसे ही चेंज होगा हमारा इनकम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, और इन्वेस्टमेंट को आप क्या लेके चल रहे थे, आई चल रहे थे, और मान लो कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऑटोनोमस मान के चला है तब तो वो फिक्स है, अगर वो ऑटोनोमस नहीं है भाई तो वो चेंज होगा, साल दर साल वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो हमारे पास जो हमारे लाइक कंजम्पशन है वो भी बढ़ेंगे और साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ेंगे, ठीक है। गौर कीजिएगा, नेशनल इनकम भी क्या होगा, चेंज होगा। सपोज दैट हम पहले ये देखते हैं एक केस, what happens if a component of autonomous spending changes, for example what if firms decide to increase their planned investment, जो planned investment है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे दो केस, दो वैल्यू ले रहे हैं। हमारे पास बाई इक्वल टू, आपने देखा, सॉरी हमने देखा था कि हमारे पास एडी इक्वल टू क्या है भाई, एडी इक्वल टू हमारे पास है ए बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, राइट, करेक्ट। हम इसके लिए दो वैल्यू ले रहे हैं, एडी 1 और एडी 2, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, एडी 1 के केस में हम मान के चलते कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना भाई 10 है, तो यहां पे अगर बात करते हो कंजम्पशन की तो कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है भाई, हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई, ये तो यूजुअल है भाई। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10 है तो आराम से एक बार निकालोगे और एडी निकाल लोगे। तो गौर कीजिएगा, इसी वैल्यू को हम वहां पे पुट करेंगे और फिर इसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एडी बार एडी 1 इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई है, और दूसरा है आपके पास, इसको ए 1 ले लो, ये है ए 2 बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई। यहाँ पे आपके पास एडी बार निकालना, एडी 1 निकालना है, जहां पे हमारे पास दिया हुआ है सी दिया हुआ है कितना भाई, सी बार दिया हुआ है, आई थिंक हमारे पास सी दिया हुआ है डायरेक्टली, क्या दिया हुआ हमारे पास भाई, सी दिया हुआ है 40, हाँ, सी इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 40 प्लस 0.8 बाई, ये इक्वेशन हमारे पास दिया है किसका, कंजम्पशन का, टोटल कंजम्पशन का। तो अगर टोटल कंजम्पशन का ये इक्वेशन दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या हो गया, सी बार हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, स्मॉल सी, और ये बाई तो हमारे पास है ही हमारे हाथ में, बाई हमारे पास दिया हुआ है, क्या उसका वैल्यू, बाई का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ है, बाई का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाई को कैलकुलेट कर लेंगे, और ए बार इक्वल टू 50 आ गया, हाँ ठीक है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, अब अगर हमें ए बार और यहाँ पे आई इक्वल टू दिया हुआ है 10, देन ए डी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बार प्लस स्मॉल सी इंटू बाई, और यहाँ पे ए बार का वैल्यू कितना है भाई, ए बार इक्वल टू होता है सी बार प्लस आई बार, सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी इंटू बाई। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि स्मॉल सी कितना निकाला आपने, सॉरी सी बार कितना निकाला 40,
और आई बार आपने दिया हुआ है यहाँ पे 10, और ये जो स्मॉल सी है वो उसका वैल्यू आपने देखा 0.8 है, और ये y हो गया, और यहाँ पे निकल के आ गया आपका 8, ठीक है। यही तो दिया हुआ था हमारे पास, सॉरी यही दिया हुआ हमारे पास, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो AD1 इक्वल टू हमारे पास क्या है भाई, ये एक्चुअली हमारे पास है बाई, ठीक है ना, ये हमारे पास है बाई, बाई 1 मान के चलो, तो यहां से निकल के आ जाएगा 40 एडी, जो कि इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास एडी क्या है, किसके बराबर हमारे पास है, वो बाई के बराबर है। और इनकम निकाल रहे हैं हम इस स्टेज में, जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10 है तो इसे मान के चलते 1, तो ये हो गया 50 प्लस 0.8 बाई 1, इसे भी 1 मान के चलो, ठीक है, तो 1 मान के चलो, ठीक है 1। यहां से आप आराम से क्या निकाल लोगे, बाई 1 minus 0.8 by 1 equal to 50. That implies by 1 into 1 minus 0.8 equal to 50. That implies y1 equal to y1 multiplied by 0.2 हो गया यहाँ पे, 1 minus 0.8 equal to 0.2, इधर बच गया हमारे पास क्या भाई 50. That implies y1 equal to 50 divided by 0.2 equal to 50 multiplied by 10 divided by 2, that is 250. सो बाई वन कितना निकल के आ गया भाई 250, गौर कीजिएगा बाई वन हमारे पास निकल के आ जाएगा 250। ये आपने लिया एक, इसको आपने लेके चला, जब हमारे पास, हाँ यहाँ पे 1 कर दीजिए इसको, ठीक है। जब आपने ये वैल्यू देखा है, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या है 10 दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 20 कर दीजिए। जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 20 कीजिएगा तो हमारे पास AD2 भी बढ़ेगा ना, AD2 भी बढ़ेगा, AD2 इसी को आप क्या बोल रहे हो, बाय 1 बोल रहे हो, ये हो जाएगा हमारे पास बाय 2। अब उस केस में हमारे पास क्या चेंजेस जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। बाई 1 का फॉर्मूला आपने देखा डायरेक्ट क्या था भाई, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बाई 1 बाई स्टार इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ए बार और डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी, ठीक है ना। अब यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया है, एवरीथिंग इज सेम, और यहाँ पे दैट एंड सी इक्वल टू दिया हमारे पास 40 प्लस 0.8 बाई 2 एंड I2 इक्वल टू कर दिया गया है 20। I2 इक्वल टू हमने कर दिया कितना भाई 20, ये हो गया। अब इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में हम बात करें, I2 इक्वल टू हो गया 20। अब हमारे पास अगर निकालना है बाई 2 इक्वल टू, आपने क्या फॉर्मूला देखा था भाई, गौर कीजिएगा, डायरेक्ट हम इस पे वैल्यू रख रहे हैं, ए बार ए बार ए बार, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस ए बार कितना था भाई, ए बार हमारे पास था सी बार प्लस आई बार, और आई बार हमारे पास कितना है भाई I2 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी। और यहाँ पे सी बार कितना है भाई, सी बार तो हमारे पास ये 40 है, 40 ले लिया। I2 बार कितना है भाई, हमारे पास 20 आ गया। ये हमने डिटेल में इसलिए किया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाए। हमने जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए, एक बार आप कर लो, हमेशा जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला को यूज करो, ठीक ना, चीजें आपको समझ में आसान आ जाएगी, आसान से आएगी। 1 माइनस सी का वैल्यू कितना है 0.8, ठीक है। 40 प्लस 20 कितना हो गया भाई 60, 60 डिवाइडेड बाई 0.2, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो 60 गुना 2/10, ठीक है, कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास, सॉरी गलत हुआ है, हाँ गलत तो हुआ, 60 गुना 10/2, कितना का अंतर हो गया भाई 600/2, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास बाई 2, ठीक है। अब बाई 1 और बाई 2 की बात कर लो, आपने सिर्फ क्या किया, इन्वेस्टमेंट चेंज किया भाई, कितना भाई, कितना के हिसाब से, गौर कीजिएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे I1 इन्वेस्टमेंट आपका 10 था, यहाँ पे आपने 20 कर दिया। अब उस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड देख लो, इनिशियली में आपने क्या किया है, डिमांड जो देखा था वो था 250 का, टोटल एग्रीगेट डिमांड का जो आ रहा था हमारे पास, एग्रीगेट इनकम जो आ रहा था एग्रीगेट डिमांड आया तो 250 का, दूसरा आ गया 300 का। अब थोड़ा सा प्लॉट कीजिए ग्राफ को, अब प्लॉट कीजिए ग्राफ को, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो, तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे पास A1 बार, ये हो गया A2 बार, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या 10 का है, और यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास है हमारा
इक्विलिब्रियम वाला फोर्स ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ये जो एंगल है, ये जो एमपीसी है 0.8 वाला, ये भी 0.8 वाला। अब ये दो लाइन जब आपने ड्रॉ किया, ये इक्विलिब्रियम जब आपने ड्रॉ किया, तो ये जो आपने देखा जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास इक्विलिब्रियम इन दो एग्रीगेट डिमांड्स को, वो हमारे पास देगा दो इक्विलिब्रियम फेजेज इनकम के रिस्पेक्ट में। अब वो दो जो इनकम के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम फेजेज जहां पे आएंगे, वो हमारे पास दे देगा क्या, हमारे पास इकोनॉमी इनकम के अंदर कितना राइज हो रहा। तो अगर देखो तो बाई वन और बाई टू के बीच में जो गैप हमारे पास कितना है, वो है डेल्टा वाई का, और वो है क्या भाई 50। आपने इन्वेस्टमेंट कितना चेंज किया था 10। तो एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 काउज द टोटल इनकम इंक्रीज ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, तो आपको इसके लिए क्या करना है, रेडी रहना। अब आपने जो देखा उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, जनरलाइज कीजिए कि कैसे इन, आपने एक छोटे से स्केल पे देखा, बट इकोनॉमी इज अ ह्यूज वर्कलोड। अब वहां पे आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे। थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। तो अनपैकिंग द मैकेनिज्म हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स। तो वहां पे आपने देखा कि 10 इन्वेस्टमेंट था, तो 50 आपका क्या हो जाता है भाई, इनकम हो जाता है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड हो जाता है, ऑब्वियसली नेशनल इनकम भी बढ़ जाता है उतना गुना। तो इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग बिकम्स समवंस इनकम। जो आप स्पेंड कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे एक पेन खरीदा 10 रुपए में, तो आपने मुझे पेन दिया और उसके बदले आपको क्या मिला, पैसा 10 रुपया, वो आपका इनकम हो गया, मेरा क्या हो गया, स्पेंडिंग हो गया, राइट। इसी बात को यहां पे देख रहे हैं, he spend a portion of it MPC which becomes income for someone else। और उसी का जो 10 रुपया उस आदमी ने हासिल किया एज एन इनकम बाय सेलिंग हिज पेन टू मी, वो 10 रुपये का भी कुछ पैसा वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, बाकी के वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा। और हर लेवल पे देखेंगे वो पैसा क्या होते जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की हम बात करें और फर्दर इकोनॉमी के अंदर क्या करता है, अलग अलग रोल प्ले करता है। गौर कीजिएगा, डेल्टा आई बार आपने देखा था वो कितना था, 10 था। क्यों, I2 आपने ले लिया 20, I1 आपने ले लिया भाई 10। तो डेल्टा आई इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया कि नहीं, I2 माइनस I1 10 निकल के आ गया। तो ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 10 का, और वहां पे आपको प्रॉफिट कितने का मिला था भाई, 50 का। आपने देखा था कि प्रॉफिट कितना का मिला था, 50 का, राइट। तो एमपीसी यहाँ पे कितना है, कांस्टेंट। एमपीसी यहाँ पे भी कांस्टेंट है राउंड वन में, राउंड वन इनकम प्लस 10, एमपीसी 0.8 है। हर बार अगर आप इनकम में मान के चलो कि 10 का ही क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो इनकम। अब बार बार अगर आप देख रहे हो कि 10 का एडिशन कर रहे हो, तो देखिए कैसे वो आगे चेंज होती जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनकम प्लस 10, यहाँ पे प्लस 8, प्लस 6.4, यहाँ पे 5.12, और इसी तरीके से क्या होगा, वो आगे बढ़ते चला जाएगा। इसी को आप देखो घटते जा रहा हो, इनकम प्लस 10 था, यहाँ पे इनकम प्लस 8 हो गया, यहाँ पे प्लस 6.4 हो गया, यहाँ पे 5.12 हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना का मल्टीप्लायर हो रहा है भाई, 0.8 का। समझ रहे हो मेरी बात। 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 gives you 8, 8 multiplied by 0.8 that will give you 6.4, 6.4 multiplied by 0.8 that is 5.12। हर राउंड में देखेंगे, और फिर फर्दर अगर आप एमपीसी जाओगे तो 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लायर। और उसी लेवल पे आप देखेंगे हम आपका इनकम क्या होता है, चेंज होता है, और इसी को आप पढ़ रहे हो। सो सम ऑफ द राउंड्स अगर देखते हो, 10 इंटू 0.8 इंटू 10, 0.8 स्क्वायर इंटू 10, फर्दर आप देखोगे तो 1/1 माइनस 0.8, ये आपका 50 निकल के आ जाएगा। सो मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा ए आर। डेल्टा बाई क्या था, दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट वाले लेवल को, एग्रीगेट डिमांड को जब आपने इनकम के ऊपर देखा है इक्विलिब्रियम लाते हुए, तो उनके बीच का जब इनकम के बीच, इनकम के इन दो फेजेज में जो गैप आ रहा है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, डेल्टा वाई कहलाता है, राइट। और डेल्टा ए क्या है, एग्रीगेट डिमांड का गैप। आपने यहां पे देखा ना, यहां पे अगर गौर कर रहे हैं आप इस ग्राफ को, तो ये A1 माइनस A2, A2 माइनस A1, ये क्या देगा आपका भाई, ये देगा A, ये है आपका डेल्टा एडी, या फिर डेल्टा ए डायरेक्ट बोलो आप, डेल्टा ए डायरेक्ट बोल दो आप, या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आप बोल दो डायरेक्ट इसे, ये हो जाएगा हमारे पास। यहां पे ये जो निकाल रहे हो ये है डेल्टा बाई, ठीक है ना, बाई वन माइनस बाई टू। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब हम निकालते हैं मल्टीप्लायर को, तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए आर। तो डेल्टा वाई का आपने देखा कि उसका वैल्यू क्या है भाई, 1 है, ठीक है। और डेल्टा ए बार कैसे निकालते हो भाई, डेल्टा ए बार निकालने के लिए हमने पहले फॉर्मूला देखा 1 माइनस टी है, ठीक है ना। ये पहले आप निकालो, डेल्टा वाई का
कैसे निकालोगे आप? डेल्टा वाई इक्वल टू क्या था आपके पास? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए आर कैसे निकालोगे? थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, इस फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारे पास बाई है, बाई इक्वल टू क्या है? ए बार अपॉन 1 माइनस सी। ए बार का फॉर्मूला क्या है भाई? ए बार का फॉर्मूला क्या है? ए बार का फॉर्मूला है सी बार प्लस आई बार, सी बार प्लस आई बार। यहाँ पे ये है आपका बाई है, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो बाई वन में भी आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा, बाई वन में भी आपका क्या आ जाएगा? सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस सी। तो एक ही चीज कॉमन है, वो हमारे पास क्या है? 1 माइनस सी। और ए बार तो हमेशा क्या है? चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आपने यहां से क्या देखा? ये फॉर्मूला आपने निकाल लिया। क्या हो गया भाई? मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए आर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी। सिंस 1 माइनस सी इक्वल टू क्या है? ए से, सो द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कब? जब हमारे पास, हाँ सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव द मल्टीप्लायर कैन आल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन सी। ठीक ना? तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास 1 बाई, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लायर फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार हमने यहां से देखा है क्वेश्चन आते हुए। एक बार फिर से हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे कल, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मल्टीप्लायर क्या भाई? मल्टीप्लायर इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी, मल्टीप्लायर इज जस्ट नथिंग बट द रेशियो ऑफ इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर। तो थोड़ा सा आप ऐसे समझ, तो मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा ए बार। बाई इक्वल टू क्या होता है? आपने निकाला इनकम इक्वल टू क्या था भाई? टोटल इनकम ही क्या है? एडी है। एडी इक्वल टू क्या था भाई आपका? ए बार, क्या निकाला था आपने? एडी इक्वल टू क्या था? ए बार प्लस स्मॉल सी इंटू बाई, राइट? ये था आपका फॉर्मूला, ये था आपका फॉर्मूला अपॉन डेल्टा ए बार। ठीक है, अब यहां से आप कॉमन ले लो, ए बार यहां से कॉमन लेते हो, ए बार अभी कॉमन नहीं भी लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? यहां से सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल इंटू बाई अपॉन सी बार प्लस आई बार। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 1, अगर दोनों को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी बाई अपॉन सी बार प्लस आई बार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहां पे अगर आप देख रहे हो सी वाई अपॉन सी बार प्लस आई बार अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या है भाई? तो और कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो? ये सिंपल कैलकुलेशन है। मल्टीप्लायर हम निकाल रहे हैं, कैसे आप निकालोगे इसका वैल्यू? मल्टीप्लायर इक्वल टू आके क्या आता है आपके फार्मूला? मल्टीप्लायर इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा ए बार इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला जो आता है ये अभी हम क्या करें? डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 माइनस सी। और ये हमें लाना है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं आप तो बताइए कि कैसे ये डिराइव होके आ रहा है। फटाफट आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप डिराइव करके इसे निकाल पा रहे हो? मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी। जल्दी से आप मुझे फटाफट बताइए। ये प्योर कैलकुलेशन है, सारे कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे क्या है? मिक्सअप हो रखा है। थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि कैसे ये आ रहा है। डेल्टा वाई इक्वल टू, डेल्टा वाई इज योर एग्रीगेट डिमांड। ये एक्चुअली क्या है? डेल्टा में, डेल्टा में ही लेके चलो, ये डेल्टा में ही है। ठीक, डेल्टा में ही लेके, ठीक है, तो डेल्टा में ही लेके चलिए। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, अगर मान लो कि ये रहता आपका ए अपॉन, सॉरी, बाई अपॉन ए रहता, ए बार रहता, तो बाई का फॉर्मूला क्या था भाई? मतलब आपका क्या है भाई? थोड़ा सा मैं पहले साइड में बता देता हूँ। बाई अगर आपका है तो बाई क्या है? एडी है। एडी इक्वल टू क्या लिखते थे आप? ए बार प्लस स्मॉल सी इंटू बाई। और ए बार इक्वल टू क्या भाई? सी बार प्लस आई बार, राइट? करेक्ट ना? तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना हो बाई अपॉन ए बार, बाई हो गया हमारे पास ए बार अपॉन ए बार प्लस स्मॉल सी इंटू बाई अपॉन सी बार प्लस आई बार। ठीक है, चलिए। तो और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे अगर देखते हो तो बाई कॉमन ले सकते हैं, इसमें बाई पहले कॉमन ही ले लो।
बाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस स्मॉल सी इंटू बाई इक्वल टू ए बार, बाई इंटू वन माइनस स्मॉल सी इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो यहां से आपने बाई निकल लिया, बाई इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ए बार अपॉन वन माइनस। ठीक है, ये हो गया। चलिए, और ए बार का फॉर्मूला क्या है भाई, ए बार का फॉर्मूला है आपका, ए बार का फॉर्मूला है सी बार प्लस आई बार। ठीक है, अपॉन वन माइनस, ये आपने पहले निकाल रखा है, बाई का तो ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और अब हम अगर करें मल्टीप्लाई इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा ए बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे सी बार तो कांस्टेंट है, ऑटोनोमस है, दोनों ऑटोनोमस है, तो इसको ऐसे किए रहने दोगे अपॉन वन माइनस सी। और डेल्टा ए बार की बात करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है भाई, वहां पे इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, तो I1 और I2 का अंतर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप कर दो, इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हो रहा है तो क्या कर सकते हो आप, डेल्टा लिख सकते हो यहाँ पे आई, डेल्टा आई। ठीक ना, और इसके नीचे ये जो डेल ए बार, ये किसका फॉर्मूला, डेल्टा सी बार प्लस डेल्टा आई बार की बात, आई बार लिख दो, आई बार की बात करते तो क्या है हमारे पास, डेल्टा ए बार ही तो है। आपने यहाँ पे देखा ये क्या था हमारे पास, ए बार था, ए बार में जो चेंजेस है वो किसके चलते आ रहा है, वो आ रहा है इन्वेस्टमेंट के चलते, तो आप इसे पूरा क्या बोल सकते हो, हमारे पास क्या है भाई, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा ए बार ही तो है। और डेल्टा ए बार फिर यहाँ पे नीचे में भी है, तो आप क्या लिख दोगे, सी बार प्लस डेल्टा आई बार। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कलर से मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, वन अपॉन वन माइनस, किसका वैल्यू आ गया भाई, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लायर। ये डेरिवेशन आता है, ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन ये आएगा आपको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ। ठीक ना, तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से प्रूव करेंगे। सो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा ए बार इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा। और एक चीज और यहां पे लिख सकते हो, चूंकि वन माइनस सी इक्वल टू एस होता है, ये हो जाएगा हमारे पास पूरा फाइनल फॉर्मूला इक्वल टू वन अपॉन। ठीक है, चलिए ये पूरा आप ध्यान रखें, एक दो और प्रैक्टिस करेंगे फिर आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ये डेरिवेशन आता है, ध्यान रखेंगे, प्रूव दैट मल्टीप्लायर इक्वल टू, और रिलेशनशिप ध्यान रखिए, पूरा फॉर्मूला ये है, दोनों सेम है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो दोनों सेम ही है, दैट इज सेम ही है। मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए बार इक्वल टू वन अपॉन वन सी इक्वल टू वन अपॉन एस, वन अपॉन एस प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीसी, ये हमारे पास स्मॉल सी। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको फॉलो करेंगे। आपने देख लिया कि कैसे मल्टीप्लायर वर्क करता है, मल्टीप्लायर ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे हो स्मॉल सी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी क्या है, कंज्यूमी है। और हर ग्रेजुअल लेवल पे आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन से एसोसिएटेड इफेक्ट दे रहा, मल्टीप्लायर इफेक्ट दे रहा, और उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कल का जो सेशन होगा आई थिंक 4 बजे, वहां पे 4 बजे होगा या फिर हाँ 4 बजे आई थिंक होगा, तो वहां पे आप देखेंगे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, इस चैप्टर में बचा नहीं है कुछ, ठीक ना, ये आपने देख लिया। तो अस्ट्रेस टू द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की फाइल, सब लोग वहां पे चाहते हैं कि बचाना, ये क्या है, एक तरीके का सेविंग है, दिस इज सेविंग। हर लोग अगर चाहता है कि सेव करें ज्यादा से ज्यादा पैसा, तो सब लोग पैसा होल्ड कर लेगा, तो कंट्री के अंदर कैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैसे जमा कर रहे हो मतलब एक्सपेंडिचर आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, स्पेंडिंग कम कर रहे हो, स्पेंडिंग कम करे हो मतलब अपना डिमांड आप कम करो, डिमांड कम करोगे तो हमारे पास जो सामने वाले लोग बैठे जो प्रोड्यूसर, वो भी तो सोचेंगे हम लोग हमारा डिमांड ही नहीं तो सप्लाई कम करें, राइट, उसी को आप देख रहे हो। इंक्रीज डिजायर टू सेव, डिक्रीज डिजायर टू कंज्यूम, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, आउटपुट एंड इनकम फॉल्स एंड न्यू लोअर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये हमारे पास है क्या, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि थ्रिफ्ट हमारा घट रहा है, तुम्हारे पास नेशनल इनकम क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है। इसको हम अपने अगले सेशन में देखेंगे कल, और फिर यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत डाउट समस्या आई तो बिल्कुल बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन वाला कल सेशन होगा तो प्लीज आ जाइएगा, मैं टाइमिंग बता देता हूं कब हम आ रहे हैं। कल का जो सेशन होगा वो है आपका 7 बजे, अच्छा कल 7 बजे शाम में आप इसी चैनल पे देखेंगे, आपके लिए हम सेशन लेके आएंगे जहां पे आप इसको देखोगे डिस्कस होते हुए, तो प्लीज ट्राई टू बी देयर। कल ये कंक्लूड करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं चैप्टर से तो वो आपको हम डिस्कस सॉल्व करके दिखाएंगे, और साथ साथ
सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर देख ले तो आपको अंदाजा लग जाएगी कि क्या नेचर है क्वेश्चंस का इस चैप्टर का, कितना वेटेज है, कितना प्रायोरिटी आप इसे देने वाले हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।